नमस्कार, अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के साथ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर। पहले शो की 4 बड़ी खबरें। प्रफुल्ल श्रीवास्तव बताएंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान, दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में शुरू होगी रजिस्ट्री। कल से काम पर लौटेंगे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी, वेतन दिए जाने के भरोसे के बाद टूटी हड़ताल। निपुण सहगल बताएंगे अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने आडवाणी, उमा भारती समेत कई नेताओं को दिया नोटिस। ढांचा गिराने की आपराधिक साजिश के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है बरी। किशोर अजवाणी बताएंगे सरकार ने प्राकृतिक गैसों के दाम तय किए, सस्ती होगी पीएनजी और सीएनजी। और पंकज झा बताएंगे बीजेपी के सदस्यता अभियान पर उठे सवाल, कई लोगों ने बिना मर्जी के सदस्य बनाने का लगाया आरोप। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस उस याचिका पर जारी किया है जिसमें इन तमाम लोगों को मस्जिद विध्वंस के मामले में आपराधिक साजिश के आरोप से बरी किए जाने को चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला मई 2010 में आया। सीबीआई को कानूनन 90 दिन के भीतर इसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी चाहिए थी, लेकिन सीबीआई ने 8 महीने के बाद अपील दाखिल की। जो इसमें मुल्जिम हैं वो भी सामने आ गए और एडवांस उनको नोटिस दी गई कि 1 हफ्ते में इसको सब पेश हो। हाजी महबूब अहमद ने इस मामले में खुद को पक्ष बनाए जाने की दरख्वास्त करते हुए कहा है कि अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में उन्हें ये आशंका है कि सीबीआई इस मसले पर लचर रवैया अपना सकती है। लालकृष्ण आडवाणी और उमा भारती को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिलने पर बीजेपी में ही एक राय नहीं है। जहां बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, तो वहीं कुछ बीजेपी नेता कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं। यह कानूनी प्रक्रिया लगभग 5 वर्षों से अधिक समय से चल रही है। ऐसे में जो भी निर्णय कोर्ट ने लिया है, इसको कानूनी प्रक्रिया के दायरे में ही देखना चाहिए। मैं मानता हूं कि कांग्रेस लगातार पूरी तरह से जिस तरह से चुनाव हारती चली आ रही है, तो जनता जनार्दन तो उनको नकार रही है। अब उनको लगता है कि कोर्ट के माध्यम से थोड़ा बहुत अपनी राजनीति करो, उससे ज्यादा और उसमें कुछ नहीं है। जबकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि आडवाणी के बयानों ने देश का माहौल बिगाड़ने का काम किया था। अगर वे निर्दोष हैं तो छोड़ देना चाहिए, उनको बरी कर देना चाहिए, लेकिन अगर दोषी हैं तो दंड मिलना चाहिए। इस घटना के पूर्व आतंकवादी गतिविधियां अगर थोड़ी बहुत थी तो पंजाब में थी, कश्मीर वैली में थी, लेकिन पूरे भारत में इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां अगर बढ़ी हैं तो आडवाणी जी की रथ यात्रा के बाद ही बढ़ी हैं। अवैध कॉलोनियों पर दिल्ली सरकार ने किया बड़ा ऐलान। डिप्टी सीएम ने कहा है कि अवैध कॉलोनियों में बाउंड्री वॉल के बाद शुरू हो जाएगी रजिस्ट्री। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री की सुविधा 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। सिसोदिया के मुताबिक जैसे जैसे अवैध कॉलोनी में बाउंड्री का निर्माण होगा, वैसे वैसे उसे एमसीडी को सौंप दिया जाएगा। लेआउट प्लान की किस लिए जरूरत है? लेआउट प्लान की अभी तक जरूरत पड़ती थी कि रजिस्ट्री हो जाए, ये हो जाए। हमारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है कि हम तुरंत बाउंड्री फिक्सेशन का काम शुरू करें। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस भी अवैध कॉलोनियों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं तो सिसोदिया जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार की योजना को वो क्रियान्वित कर रहे हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमने दिए, उसके बाद हमने उनको रेगुलाइज करा और ये कहा कि उसके अंदर सरकारी पैसे से काम होंगे। जो सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, बिजली पानी पहले भी कर रहे थे हम, जो कम्युनिटी सेंटर बनने हैं, जो उसका लेआउट प्लान सैंक्शन होना है, तो हम ऑलरेडी सारा काम करके गए। दिल्ली चुनाव से पहले केंद्र ने 1 जून 2014 तक बनी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का ऐलान किया था, लेकिन उन 895 कॉलोनियों में से किसी में भी जमीन रजिस्ट्री का काम शुरू नहीं हो पाया था। पूर्वी दिल्ली एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है और बुधवार को वो काम पर लौट आएंगे। तनख्वाह न मिलने और बकाये की मांग पर 6 दिन से पूर्वी और उत्तरी दिल्ली एमसीडी कर्मचारी हड़ताल पर थे। कर्मचारी न सिर्फ हड़ताल पर थे बल्कि जगह जगह कूड़ा भी डाल रहे थे, लेकिन वेतन मिलने के भरोसे के बाद अब पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने काम पर लौटने का फैसला किया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 30,000 कर्मचारियों में 12,000 सफाई कर्मचारी हैं।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 30,000 कर्मचारियों में 12,000 सफाई कर्मचारी हैं। सालाना 1,050 करोड़ सैलरी इन पर खर्च होती है और कमाई 300 करोड़ है। नगर निगम के बंटवारे यानी 2012 से अब तक 2,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पूर्वी दिल्ली में रोज 2,000 टन कचरा जमा होता है। दिल्ली सरकार से नगर निगम की मांग है कि फाइनेंस कमीशन की वो सिफारिश लागू की जाए जिसमें 4% की जगह 12.5% टैक्स निगमों को देने की बात की गई है। 2012 में हुए बंटवारे के बाद से पूर्वी और उत्तरी नगर निगम की हालत खराब है, जबकि दक्षिणी नगर निगम बेहतर हालत में है। बकाया वेतन के मुद्दे पर दिल्ली में एमसीडी सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी। दैनिक जागरण अखबार के मुताबिक 1800 करोड़ रुपए बचे होने के बावजूद केजरीवाल सरकार नहीं दे रही है वेतन। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का झगड़ा अब आम आदमी पार्टी को मुसीबत में डाल रहा है। दिल्ली में हर तरफ कूड़ा कचरा बिखरा है। केजरीवाल सरकार कह रही है कि केंद्र से 600 करोड़ रुपए नहीं मिलने के कारण उनके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन दैनिक जागरण अखबार का दावा है कि केजरीवाल सरकार के पास गैर योजना मद में 1800 करोड़ रुपए बचे हैं, जो खर्च नहीं होने की वजह से आज वापस हो जाएंगे। अगर केजरीवाल चाहते तो इससे कर्मचारियों को वेतन दे सकते थे। दिल्ली के तीनों नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियां बकाये वेतन के मुद्दे पर 2 साल बाद होने वाले निगम के चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रही हैं। दिल्ली में कचरे को लेकर खूब राजनीति हो रही है। केजरीवाल सरकार कह रही है कि अगर बीजेपी नगर निगम को चलाने में सक्षम नहीं है तो उसे उसके हवाले कर दिया जाना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में जगह जगह सड़कों पर कूड़ा बिखरा है। सफाई कर्मचारी बकाये की मांग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नेता आपसी झगड़ों में उलझे हैं। एमसीडी पर बीजेपी का शासन है और उधर केजरीवाल सरकार कह रही है कि बीजेपी नगर निगम चलाने में सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एमसीडी उनके हवाले करने को लेकर उपराज्यपाल को चिट्ठी भी लिखने वाले हैं। अगर 3 महीने के लिए वो लोग तनख्वाह नहीं दे पाए हैं तो बीजेपी को बताना चाहिए कि वो 165 करोड़ रुपए कहाँ खा गए नगर निगम की तनख्वाह, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह के। जवाब दे भारतीय जनता पार्टी इसका, और अगर उनके पास में जवाब नहीं है तो छोड़ दे दिल्ली नगर निगम को, हम चला लेंगे दिल्ली नगर। हालांकि बकाया मिलने के भरोसे के बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने आज अपनी हड़ताल वापस ले ली। आपके पूर्व विधायक राजेश गर्ग का आरोप, कहा केजरीवाल के इशारे पर कराए जाते थे विधायकों को खरीद फरोख्त के झूठे फोन, बेवजह किया जाता था नितिन गडकरी और अरुण जेटली को बदनाम। पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान ये भी दावा किया कि जब उन्होंने खरीद फरोख्त के लिए आने वाले फोन कॉल्स के मामले में केस किया तो उन्हें केस वापस लेने को कहा गया। विभव पिए हैं अरविंद जी के, उस समय भी यही पिए थे। इनका टेलीफोन आया, भाई साहब आपसे बात करनी है, और वो जो एक कॉल आपको आया था, आपने शायद कंप्लेंट वगैरह कर दी थी, पुलिस को बोलो कि वो आदमी ने गलती कर दिया था, वो हमारा ही आदमी। और उसके थोड़ी देर बाद ही विद इन 5 और 6 मिनट संजय सिंह जी का फोन आया, राजेश भाई वो राजनीति में करना पड़ता है और वो आप उसको एचओ को बोल दो कि या वो कंप्लेंट विड्रॉ कर लो। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग के आरोपों पर बीजेपी का बयान, कहा राजेश गर्ग के आरोपों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति, राजेश गर्ग जी का बयान मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि कोई आरोप लगाए तो उसे अब नजरअंदाज करना बड़ा कठिन होगा। जिस प्रकार का घटनाक्रम आम आदमी पार्टी का हमने अभी पिछले कुछ दिनों में देखा है, तो इसीलिए कुछ भी संभव है। सत्ता में आने के लिए कोई भी वादे कर सकते हैं, उस वादे से भाग सकते हैं। कोई भी विषय जैसे लोकप्रिय उनके लिए था, कहते थे वो लोकपाल, उसी को अपनी पार्टी से हटा सकते हैं। बीजेपी ने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई से यह भी साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग के आरोपों का सीधा जवाब देने की जगह पार्टी नेता संजय सिंह टीवी चैनलों पर निशाना साध रहे हैं। संजय सिंह टीवी चैनलों द्वारा आपको हेडलाइन बनाए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। आप नेता संजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, प्रिंट मीडिया ने कश्मीर में बाढ़ के खबर को प्रमुख खबर बना ली, टीवी वाले अभी भी आपकी हेडलाइन चलाने में जुटे हैं। आपके पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने केजरीवाल के साथ साथ संजय सिंह पर भी आरोप लगाए हैं। गर्ग के मुताबिक संजय सिंह ने भी उन्हें खरीद फरोख्त वाली फोन कॉल्स के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने को कहा था।
आम आदमी पार्टी में फिर उठे बगावत के सुर। वाराणसी से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राकेश सिन्हा ने कहा, पार्टी आदर्शों से भटकी। लोकपाल एडमिरल रामदास को हटाए जाने पर भी उठाए सवाल। जिस मीटिंग में दो लोगों को, उन दोनों को निकालने का प्रस्ताव हुआ था पीएसी से, उसी मीटिंग में ये भी प्रस्ताव हुआ था कि इन आरोपों की जांच लोकपाल द्वारा कराई जाए। लोकपाल ने भी ये कहा था कि वो इसकी जांच करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसकी जांच ना हो पाए, इसलिए लोगों का नजरिया हमारे आंतरिक लोकपाल के प्रति बदल गया। राकेश सिन्हा के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने चिट्ठी लिखकर जवाब दिया है। पार्टी ने दलील दी है कि संविधान के मुताबिक अगर संयोजक चाहें तो उन्हें इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का अधिकार है। आम आदमी पार्टी में मचे घमासान पर शिवसेना ने साधा निशाना। कहा कि अलग राजनीति का ढिंढोरा पीटने वाले केजरीवाल भी मुख्य धारा की राजनीति में शामिल हो गए। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे लेख में लिखा गया है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और अन्य दलों में क्या फर्क है। राजनीतिज्ञों के बारे में तमाम कहावतें प्रचलित हैं, मसलन सभी के पैर मिट्टी के, ये हमाम में सब नंगे। इस गंदी हौद में केजरीवाल और उनकी पार्टी भी उतर आई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो धूल फेंक हुई और अपनी ही पार्टी के लोगों को जिस तरह लात मुक्के मारकर बाहर निकाला गया, उसे शर्मनाक कहने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में राजनीतिक दलों में होने वाली ये कोई नई घटना नहीं है। जब से केजरीवाल बेंगलुरु से आए हैं तब से उनकी खांसी ठीक हो गई है और अब खांसी के बदले अगर उन्होंने इसको ठोका उसको ठोका का धंधा शुरू किया होगा तो कहना पड़ेगा कि वो राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। सामना में ये भी छापा गया है कि इमरजेंसी के बाद जिस तरह से जनता पार्टी में फूट पड़ी, कुछ वैसा ही हाल केजरीवाल का हो गया है। शिवसेना भी आप में झगड़े के मुद्दे पर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं सीएनजी की, जो जल्द ही सस्ती हो सकती है। सीएनजी से कार और टैक्सी चलाने वालों के लिए खुशखबरी है, जल्द ही सस्ती हो सकती है सीएनजी और पीएनजी। सरकार ने प्राकृतिक गैस की कीमत घटा दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नरमी को देखते हुए फैसला लिया गया है। देश में प्राकृतिक गैस की कीमतों में पहली बार कटौती की गई है। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में गैस मूल्य निर्धारण के जिस फॉर्मूले को मंजूरी दी थी, उसी के आधार पर नई कीमत तय की गई है। पहले प्राकृतिक गैस की कीमत $5.05 प्रति यूनिट थी, जिसे घटाकर $4.66 प्रति यूनिट कर दिया गया है। नई दरें 1 अप्रैल से 30 सितंबर की 6 माही के लिए मान्य होंगी। सीएनजी और पीएनजी का इस्तेमाल औद्योगिक क्षेत्र में भी काफी होता है। ऐसे में आने वाले समय में बिजली और फर्टिलाइजर जैसे उत्पादों की उत्पादन लागत घटेगी। अर्थव्यवस्था में अब भी सुस्ती दूर नहीं हुई है। फरवरी महीने के कोर सेक्टर के आंकड़ों ने अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीदों को झटका देते हुए फरवरी में 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ 1.5 साल के निचले स्तर पर 1.4% हो गई। वहीं पिछले साल फरवरी में कोर सेक्टर की ग्रोथ 6.1% रही थी। कोर सेक्टर में कोयला, कच्चा तेल, तेल रिफाइनिंग, स्टील, सीमेंट, बिजली, खाद जैसे उद्योग आते हैं। 1 अप्रैल से प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा और महंगा। प्लेटफॉर्म टिकट के लिए अब 5 रुपए के बजाय चुकाने पड़ेंगे 10 रुपए। यदि आप अपने रिश्तेदारों को ट्रेन में छोड़ने के लिए स्टेशन जाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। कल यानी 1 अप्रैल से प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए हो जाएगी। यही नहीं, कल से मेला या रैली की स्थिति में स्टेशन मास्टर या डीआरएम को प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए से भी ज्यादा बढ़ाने का अधिकार मिल जाएगा। इसके अलावा यात्री 60 के बजाय 120 दिन पहले ट्रेन में आरक्षण भी करा सकेंगे। 1 अप्रैल से माल भाड़ा भी बढ़ जाएगा, जिससे कोयला, लोहा, यूरिया समेत खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं। ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मांगा जवाब। पूछा, इमरजेंसी के वक्त कैसे समय पर चल रही थी ट्रेन। रेल मंत्रालय के बड़े बड़े बाबू इन दिनों इमरजेंसी की फाइलें ढूंढने में जुटे हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर प्रधानमंत्री बेहद नाराज हैं और उन्होंने सीधे रेल मंत्री सुरेश प्रभु से पूछा है कि इमरजेंसी के वक्त ट्रेनें वक्त पर कैसे चल रही थी। प्रधानमंत्री के इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रेलवे के अधिकारी इमरजेंसी के वक्त की तकनीक और परिचालन के तरीकों का अध्ययन कर रहे हैं। पीएम ने कोई ऐसा पत्र नहीं लिखा है, लेकिन
देश के प्रधानमंत्री इस तंत्र के सर्वोच्च व्यक्ति हैं और वो रुचि उनकी भारतीय रेल में बहुत रहती है, इसलिए लोग उनको भी सूचना देते हैं। तो ये निजी बातचीत में उन्होंने हमको और रेल मंत्री से पूछा था कि क्या स्थिति है, तो उसकी चर्चा हम लोगों ने अधिकारियों से की है और इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि परिचालन ठीक से हो। रेलवे के ही आंकड़ों के मुताबिक पुरानी तकनीक होने के बावजूद इमरजेंसी के वक्त ट्रेनें तकरीबन 90% सही समय पर चल रही थीं। आज ये दर गिरकर 60% तक पहुंच गया है। और तो और ट्रेनें अब 1 या 2 घंटे नहीं, तकरीबन 12 घंटे देर से चल रही हैं। एक बार फिर गुजरात विधानसभा से पास हुआ आतंकवाद विरोधी बिल। कांग्रेस ने बिल का किया विरोध। गुजरात सरकार की ओर से एक नया कानून का प्रावधान रखने का बिल रखा गया था, जिसको गुजकोक बोलते हैं। गुनाहित आतंकवादी तत्वों को जहर करने के लिए इस कानून में प्रावधान किए गए हैं। देखिए, कोई भी कानून होता है देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए, आवाम के हित के लिए। बदकिस्मती की बात है कि बीजेपी कानून को भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज कर रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ऐसा ही बिल 2 बार खारिज कर चुके हैं और ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या इस बार गुजरात विधानसभा से पारित इस बिल को राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देंगे। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर जगह जगह उठने लगे हैं सवाल। कांग्रेस के कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें बीजेपी का सदस्य बनने की एसएमएस मिल रहा है, जबकि उनके बीजेपी का सदस्य बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे मोबाइल नंबर से किस डेट पर, किस समय पर उन्हें फोन किया गया, मिस्ड कॉल किया गया, इसको भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक करे। मैं भी अपने मोबाइल का उस दिन का कॉल डिटेल निकलवा लूंगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। उसमें एक एसएमएस था भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें उसने हमको लिखा था इसमें कि आपको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना लिया गया, आपका नंबर सो एंड सो है। ये बिल्कुल फर्जी और बोगस सदस्यता की जा रही। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनके कॉल डिटेल की जांच करवाने से ये बात पूरी तरह साबित हो जाएगी कि ये एसएमएस गलत ढंग से भेजे जा रहे हैं। रविवार को खबर आई थी कि बीजेपी ने सदस्यों की संख्या के मामले में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़ दिया है और वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन सदस्यता बनाए जाने के आरोप के बाद अब बीजेपी की इस कामयाबी पर सवाल उठने लगे हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मोदी सरकार बनवाएगी कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव के सम्मान में मेमोरियल। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक मोदी सरकार स्वर्गीय नरसिम्हा राव के सम्मान में एक मेमोरियल बनाने जा रही है। एनडीए सरकार उनकी याद में ये मेमोरियल देश में आर्थिक सुधारों के जनक के तौर पर बनवाएगी। अखबार के मुताबिक शहरी विकास मंत्रालय ने पिछले हफ्ते कैबिनेट की मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव भी भेजा है, जिसमें एकता स्थल पर नरसिम्हा राव का मेमोरियल बनाने की बात कही गई है। एकता स्थल में अभी पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की समाधि है। 24 घंटे 24 रिपोर्टों में अब तक आपने जो खबरें देखी उनमें शामिल थी ये 3 खबरें। दिल्ली में नियमित होंगी अवैध कॉलोनियां, अयोध्या केस में आडवाणी को नोटिस और जल्द सस्ती हो सकती है सीएनजी और पीएनजी। आगे देखिए अगली बड़ी खबर। मौसम सुधरने के कारण कश्मीर घाटी में बेहतर हो रहे हैं हालात। श्रीनगर में भी नहीं घुसा बाढ़ का पानी, झेलम नदी के स्तर में भी गिरावट। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा काबू में है राज्य के हालात। बाढ़ में फंसी एक मां और उसके नवजात बच्चे को पालकी के जरिए निकालने की तस्वीरें पुंछ की हैं। राज्य के तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों और एनडीआरएफ के जवान लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें अब तक राज्य के अलग अलग हिस्सों से करीब 1000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा चुकी हैं। एयरफोर्स के विमान भी बाढ़ प्रभावित इलाकों तक बचाव टीमें और राहत सामग्री को पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। पिछले कुछ समय में मौसम में सुधार हुआ है, जिससे बाढ़ का पानी धीरे धीरे घटने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तेज बारिश होने की चेतावनी दी है। अगर ऐसा हुआ तो हालात बिगड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बड़गाम जिले में लडन में जहां पे लैंडस्लाइड हुई है ये वो जगह है और यहाँ के ही लोग थे। देखिए जिस वक्त लैंडस्लाइड हुई है करीब 7 घर जो है यहाँ के वो ढह गए। इसमें से ये घर है और इसी के नीचे वो घर है जिसके ऊपर लैंडस्लाइड के नीचे जो दब गया और जहाँ 16 लोगों की मौत हो गई। ये देखिए ऊपर की तरफ जैसे हम देखेंगे ये दूसरा घर है और इसके बाद और ऊपर अगर आप देख सकते हैं तो दूसरा तीसरा घर है। ऐसे करीब
कुल मिला के यहाँ पे 7 घर है जो लैंडस्लाइड में सीधे जो है भूस्खलन होने की वजह से तबाह हो गए हैं और यहाँ के ही लोग थे जो नीचे चले गए थे और उस घर में रह रहे थे। यहाँ पे जो 3 मकान हैं इनके जो घर मेंबर्स हैं वो नीचे वाले मकान में रह रहे थे, तो रात को 3 बजे स्लाइड जो हुई तो उसने वो मकान को तबाह किया जिसमें 16 अफराद बैठे थे और उनकी मौत हो गई। लखनऊ में सीबीआई और इनकम टैक्स के अफसरों के बीच मारपीट हो गई, वो भी इसीलिए क्योंकि सीबीआई ने इनकम टैक्स के एक अफसर को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। ये तस्वीरें लखनऊ के इनकम टैक्स अधिकारी निरंजन कुमार के दफ्तर की है। इस कमरे की हालत ऐसी इसलिए हुई क्योंकि निरंजन कुमार ने कथित घूस के पैसे जलाने की कोशिश की। सीबीआई को जानकारी मिली थी कि इनकम टैक्स अधिकारी निरंजन कुमार ने एक बिल्डर से घूस की रकम मांगी है। सीबीआई मौके पर पहुंची तो निरंजन कुमार ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और रुपयों को जलाने की कोशिश भी की, लेकिन सीबीआई ने दरवाजा तोड़कर निरंजन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। निरंजन कुमार ने सीबीआई अधिकारियों के साथ मारपीट भी की। इनकम टैक्स अधिकारी निरंजन कुमार के पास से एक बोरे में 2 लाख रुपए भी बरामद किए गए। ब्रिटेन के बर्मिंघम में 2 सिख युवकों की बेरहमी से पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पंजाब के अकाली दल के नेताओं ने भी इसकी जांच की मांग उठाई है। इंटरनेट पर वायरल हुए इस वीडियो में दिख रहा है कि रविवार को बर्मिंघम के ब्रॉड स्ट्रीट पर 2 सिख युवकों की पिटाई हुई है। हालांकि वीडियो में एक सिख शख्स ही पिटता दिख रहा है। ब्रिटिश मीडिया की खबरों के मुताबिक अपने साथी को बचाने में दूसरा सिख व्यक्ति भी घायल हो गया। दोनों पीड़ित चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। भारत में पंजाब में अकाली दल के नेताओं ने इस घटना की जांच की मांग की है और इस पर अपना गुस्सा जताया है। बहुत चिंता वाली बात है। हम चाहते हैं कि इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जो काउंटर पार्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के साथ इमीडिएटली और एक्सपीडिशियसली करें। इंटरनेट पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ब्रिटिश पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। 3 खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। नई विदेश व्यापार नीति का ऐलान होगा। प्लेटफॉर्म टिकट 5 से 10 रुपए का होगा और सलमान खान के हिट एंड रन केस की अंतिम सुनवाई शुरू होगी।